एकाम रूपिणी विद्यारंभ करस्यामि विद्ये भवति सदा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना की वजह से हम लोग अभी अपनी क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो क्लासरूम स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फिर भी हम लोग आपकी क्लासेस डिसकंटिन्यू ना हो, आपकी स्टडी डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए अभी हम लोग जो है आपको वीडियो लेक्चर्स भेज रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स देंगे, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स में जो हम आपको पढ़ाएंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, फिर हम उनके सोल्यूशन, आंसर की विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिर आपके डाउट सेशंस होंगे। जो भी आपकी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के रिलेटिव जो भी डाउट्स रह जाएंगे, या फिर जो हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके जो डाउट्स रह जाएंगे हम लोग वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर, वो है आपके कैलकुलस में हम लोगों को फंक्शन पढ़ना है। लेकिन फंक्शन से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है ग्राफ्स, क्योंकि ये जो ग्राफ कैलकुलस का एक ऐसा पार्ट है जो पूरी कैलकुलस में यूज होगा। चाहे वो हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे, चाहे हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे होंगे, लिमिट पढ़ रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, एरिया पढ़ रहे होंगे, उन सभी जगहों पर हमें इस ग्राफ का यूज करना है। तो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम लोगों को याद रखना होगा। पहला है बेसिक ग्राफ और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ। इसके बाद हम लोग ग्राफ की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे और डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेसिक ग्राफ। ये बेसिक ग्राफ आप लोगों को याद रखना है डोमेन और रेंज के साथ। अब आप लोग सोचेंगे कि ये डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब होता है कि वो एक्स की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिले। आप इसको ये कह सकते हो कि x की वो वैल्यू जिनके लिए fx डिफाइन होता है उनको बोलते हैं डोमेन, और x की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यूज मिलती हैं वो कहलाती हैं रेंज। वैसे तो डोमेन और रेंज हम लोग फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा डोमेन और रेंज में नहीं जा रहे हैं। बस आप केवल एकदम सिंपल वे में इतना जान लो कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उनको बोलते हैं डोमेन, और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यूज मिलती है उनको बोलते हैं रेंज। तो हम लोग ग्राफ सीखेंगे और उनकी डोमेन, जो बेसिक ग्राफ होंगे उनकी डोमेन और उनकी रेंज को भी याद रखा जाएगा। तो बेसिक ग्राफ में स्टार्ट करता हूं। बेसिक ग्राफ बेसिक ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ हम लोगों को देखना है वो होता है फर्स्ट ग्राफ y इक्वल टू एक्स। इससे सिंपल कोई ग्राफ नहीं है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और हम लोग इसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं। देख सकते हो कि अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओरिजिन से होकर ये ग्राफ पास करेगा, और यहां पर इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1 मतलब एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग 45 डिग्री पर ये एक लाइन ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स, और ये है ओरिजिन। हम लोग इस y इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप लोगों से आइडेंटिटी फंक्शन की बात होगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। आप अगर इस ग्राफ को देखो तो देखो x एक्सिस पर हम किधर भी बढ़े, चाहे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाए x एक्सिस पर, और अगर आप वर्टिकली देखें, वर्टिकली एबव या बिलो, ध्यान रखिएगा, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर अगर आप वर्टिकली एबव देखते हैं या वर्टिकली बिलो देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमेशा ग्राफ आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे वर्टिकली एबव देखा गया तो ये यहाँ पर ग्राफ इस पॉइंट पर, तो किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे तो आपको हमेशा ग्राफ मिलेगा। तो इसका मतलब x की हर रियल वैल्यूज के लिए ये ग्राफ आपको मिल रहा है। तो कोई पूछेगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो आप बोलोगे इसके डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आर। इस आर से हम लोग, आर का मतलब होता है ऑल रियल नंबर। आपसे कोई पूछेगा आर की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर वाई एक्सिस पर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पर भी आप देखो, कहीं पर भी खड़े हो जाओ और आप हॉरिजॉन्टली देखना होगा। हॉरिजॉन्टली आप देखिए, चाहे इस पॉइंट पर देखिए, चाहे इस पॉइंट पर देखिए, आप कहीं भी किसी पॉइंट पर देखोगे तो आपको ग्राफ दिखाई देगा। यानी इसकी जो रेंज है, रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रेंज भी कितनी हो जाएगी, आर में। तो ये सबसे बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर और रेंज होती है ऑल रियल नंबर। इसी के साथ हम लोग कोई भी लाइन गिवन हो, ये y इक्वल टू एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन भी है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन हो तो वो भी प्लॉट करना हमको आना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। दो पॉइंट ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि दो पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब हम उस स्ट्रेट लाइन को अब प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो जब भी आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट सिलेक्ट करना होगा तो आप हमेशा एक पॉइंट सिलेक्ट करिएगा एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट सिलेक्ट करिएगा वाई एक्सिस पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स आप कहां सिलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पर। अब आप एक्स एक्सिस पर पॉइंट सिलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन होगी उसमें जब आप वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिल जाएगा। और जब आप लोगों को y एक्सिस पर सिलेक्ट करना होगा तो जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन होगी उसमें जब आप x को 0 पुट कर देंगे तो y एक्सिस पर पॉइंट मिल जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस पर दो पॉइंट सिलेक्ट करिए, हमने सिलेक्ट कर लिया, एक बार हमने पुट कर दिया, पुट y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा। देखो y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 1, 0। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग y एक्सिस पर सिलेक्ट करेंगे, तो y एक्सिस पर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसमें पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। देखो हम जब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो दूसरा पॉइंट जो हमको इस पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, -1। तो स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हमको मिल गया 1, 0, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 0, -1। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आप लोग x एक्सिस पर देखो क्या पॉइंट रखना है, 1, 0। तो ये पॉइंट यहां पर x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, 0। फिर दूसरा पॉइंट हमको कहां सेलेक्ट करना है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर हम लोग क्या पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, 0, -1। अब ये 1, 0, ये पॉइंट हो गया 0, -1। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी और यही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू x माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग
एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का, जिससे कि हमको हर तरीके की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना ठीक से आ जाए। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो कैसे ड्रॉ करोगे, जो आपको बताया गया है आप इस पर पहले एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर सिलेक्ट करिए। एक्स एक्सिस पर सिलेक्ट करने के लिए हम इसमें y को 0 पुट कर देंगे। जब आप y को 0 पुट करोगे तो देख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5/2, 0। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे y एक्सिस पर। उसके लिए हम लोग x को 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। देख सकते हो जब x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो इस पर दूसरा पॉइंट मिलेगा 0, 5/3। अब उसी तरीके से आप लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट आपको मिल रहा है 5/2, 0। तो ये पॉइंट हो गया 5/2, 0। दूसरा पॉइंट हो गया 0, 5/3। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, 5/3। अब इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट हो गया 5/2, 0। ये पॉइंट हो गया आपका 0, 5/3। और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए सेकंड कर हम लोग ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे y वेरिएबल की पावर 1 है, x वेरिएबल की पावर 2 है। ऐसा कर जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसको बोला जाता है पैराबोला। तो ये एक पैराबोला होगा और ये पैराबोला जो ड्रॉ होगा वो ड्रॉ होगा ओपनिंग अपवर्ड। कुछ इस तरीके से ये पैराबोला ड्रॉ होता है। ये कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ओरिजिन 0, 0। इस वाले ग्राफ में भी अगर आप देखिएगा एक्स एक्सिस पर चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए या फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में आइए, कहीं पर भी आप खड़े होंगे और वर्टिकली देखेंगे तो आपको ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा। किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो कोई पूछेगा इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर, तो -∞ से +∞। एक्स की हर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। रेंज देखो, तो रेंज में आप देखेंगे अगर हम इस 0 के नीचे की तरफ जाते हैं, इस एक्स एक्सिस के बिलो जाए, नीचे जाए, तो आप देख सकते हो कहीं पर भी ये ग्राफ नहीं दिख रहा है। एक्स एक्सिस के एबव जाओगे तो ये ग्राफ मिलेगा, दोनों तरफ मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस के एबव जाओगे तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, लेकिन एक्स एक्सिस के बिलो जाओगे तो ये ग्राफ नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग ही इस पॉइंट से हुई और ये पॉइंट क्या है 0। यहां पर y की वैल्यू कितनी है 0, 0 से लेके फिर ये ग्राफ कहां तक चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब एक बार आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीख लिया, तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड, मतलब रिलेटेड का मतलब क्या हुआ इस टाइप के, तो टाइप क्या हुआ समझो। अब इसके बाद चाहे आपको y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ कहा जाए, x पावर 6 का ग्राफ कहा जाए, x पावर 8 का ग्राफ कहा जाए, मतलब हम कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स पावर 2n, n बिलोंग्स टू i प्लस यानी नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आप ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी लोगे तो x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8, x पावर 10 इस टाइप के टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो y इक्वल टू एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 इन सभी के ग्राफ जो होंगे वो कुछ इसी टाइप से दिखाई देंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अगर मान लो कि आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स पावर 4 दोनों ही ग्राफ सेम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हुए ड्रॉ करना हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखेगा, तो वो देखो आप लोग ध्यान से। एक ही एक्सिस का यूज करना है, सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
देखो अगर y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिएगा कैसे आएगा। आपको मालूम है कि जब हम 0 से 1 में रहते हैं, 0 से 1 में, तो कोई भी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, उसकी पावर अगर 2 की जाए या उसकी पावर 4 की जाए तो पावर 2 करने पर बड़ी वैल्यू मिलेगी कि 4 करने पे बड़ी वैल्यू मिलेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? जब आप पावर 2 करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, पावर 4 करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी। जैसे 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 होगा, लेकिन 0.5 की पावर अगर 4 कर दोगे तो वैल्यू आएगी 0.0625। मतलब 0 से 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आएगी, एक्स पावर 4 की वैल्यू छोटी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा एक्स पावर 4 का ग्राफ, वो एक्स स्क्वायर के नीचे रहेगा। किसमें? 0 से 1 में। जो पैटर्न 0 से 1 में रहेगा वही सेम पैटर्न 0 से -1 में भी रहेगा। तो 0 से 1 में क्या मिलेगी? छोटी वैल्यू, मतलब इसके नीचे ग्राफ जाएगा ये। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचेगा, 1 पे पहुंचने के बाद ये वैल्यू बड़ी होने लगेगी, क्योंकि अब अगर पावर बढ़ाओगे, जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर 2 4 होगा, और 2 की पावर 4 अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 16। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 1 में ये ग्राफ क्या रहेगा? बिलो, और उसके बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा? अबव। सेम पैटर्न इधर भी आएगा, -1 से 0 में बिलो रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अबव। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स पावर 4, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर 4। इसको कह सकते हो ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर 4 का, और जो सेकंड वाला ग्राफ होगा वो किसका होगा? सॉरी, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर 4 का, और ये जो सेकंड वाला ग्राफ होगा ये किसका हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 की क्या प्रॉपर्टी होगी? 0 से 1 में ये ग्राफ बिलो दिखाई देगा, फिर 1 के बाद अबव दिखाई देगा। सिमिलरली -1 से 0 में ये बिलो दिखाई देगा, और उसके बाद फिर ये अबव दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग y इक्वल टू एक्स पावर 4, y इक्वल टू एक्स पावर 6, y इक्वल टू एक्स पावर 8 सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इन सारे ग्राफ की डोमेन और रेंज सेम रहेगी। डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगी, रेंज क्या रहेगी? 0 टू इंफिनिटी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पर आप देख सकते हो कि y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पर y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ होता है, और सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अबाउट, ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट 0 0। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। आप देख सकते हो इस फंक्शन को, इसमें भी देखोगे जैसे जैसे x पर बढ़ते चले जाओगे आपको ग्राफ मिलता चला जाएगा। इधर भी बढ़ोगे तो मिलेगा, सेम चीज आपको y एक्सिस पर भी दिखाई दे रही है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलेंगे डोमेन जो होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर। कोई पूछेगा रेंज कितनी होगी, तो आप रेंज बोलोगे क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। रेंज भी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। इसी से मिलते जुलते ग्राफ, जैसे आपने एक्स स्क्वायर के लिए देखा, सिमिलरली इससे मिलते जुलते ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर 5, y इक्वल टू एक्स पावर 7, y इक्वल टू एक्स पावर 9, ये सारे ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ होंगे जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट होगा। आप इसको ये लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स पावर 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू i प्लस। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 5 मिलेगा। इस तरीके से इसके इस टाइप के जितने भी ग्राफ होंगे उनका नेचर, मतलब दिखने में वो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होंगे। फर्क बस वही आएगा जो अभी आपने एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 में देखा था, सेम उसी टाइप का डिफरेंस आपको यहां भी दिखाई देगा एक्स क्यूब और एक्स पावर 5 में। देखो हमने अज्यूम कर लिया कि ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब का ड्रॉ कर लिया।
फिर जैसा कि आपको मालूम है कि 0 से 1 में जो ग्राफ जिसमें पावर बड़ी है वो ग्राफ बिलो होगा और जिसमें पावर छोटी है वो ग्राफ एबव होगा, यानी कुछ ऐसे। अब फिर उसके बाद तो जो पहले 0 से 1 में बिलो था, अब वही ग्राफ 1 के बाद क्या हो जाएगा, एबव। ये ग्राफ हो जाएगा y = x पावर 5। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब -1 से 0 में बात करेंगे तो इस बार माइनस रह रहा है, निगेटिव नंबर होता है, और नेगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो एबव होता है और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो बिलो होता है। तो इस बार -1 से 0 में आपको ये x पावर 5 वाला ग्राफ एबव दिखाई देगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बिलो। ये वाला पार्ट -1 से 0 में क्या है, एबव, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बिलो। तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये किसका है, y = x पावर 5 का। ये वाला ग्राफ ये हो गया y = x पावर 5, और ये वाला ग्राफ किसका हो गया, y = x। इस तरीके से अब आप लोग y = x3, y = x पावर 5, y = x पावर 7, ये सारे ग्राफ आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखिए। नेक्स्ट ग्राफ में y = 1/x, y = 1/x। इसका जो ग्राफ होगा देखो कैसे ड्रॉ होगा। इसमें देखिएगा, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, 0 की थोड़ा सा राइट में, यानी 0+, जब x की वैल्यू 0+, का मतलब समझते हो ना, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो उस समय जब x की वैल्यू यहां 0, आपको मालूम है जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू +∞ को टेंड कर सकती है या फिर -∞ को। डिपेंड करेगा कि x जो है 0+ है या 0- है। 0- होगा तो -∞ को टेंड करेगी और 0+ होगा तो +∞ को। तो उस समय y की वैल्यू कहां को टेंड करेगी, +∞। जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी, देखो यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, तो जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो जाएगा तो y की वैल्यू कहां टेंड कर जाएगी, 0। तो देखो ये पॉइंट 0 है, 0+ यानी 0 के राइट में, 0 के जरा सा राइट में जाओगे तो y की वैल्यू कहां टेंड करेगी, इंफिनिटी, यानी जरा सा इंफिनिटी से आएगा। फिर उसके बाद जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी तो y की वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगी, 0 को। तो ये ग्राफ इंफिनिटी से आएगा और कहां चला जाएगा, 0। सिमिलरली इधर ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू हम लोग लेंगे 0- यानी 0 के लेफ्ट, तो उस समय y की वैल्यू जो टेंड कर रही होगी वो कहां को टेंड कर रही होगी, -∞। जब हम लोग x की वैल्यू लेंगे -∞, तो x की वैल्यू -∞ पुट करने पर y की वैल्यू कहां को टेंड कर रही होगी, 0। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार ये ग्राफ -∞ इधर से आएगा और कहां पे अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, यानी ग्राफ इस तरीके से आएगा। आप इसे कह सकते हैं कि यहां से 0 का अप्रोच कर रहा था, इसका इधर कहां अप्रोच करेगा, -। हम जब ऐसे छोड़ देते हैं इसका मतलब ये ग्राफ इसको कहां पे जाके कट करेगा, इंफिनिटी पे। सिमिलरली ये ग्राफ इसको कहां पे जाके कट करेगा, इंफिनिटी पे। जब हम लास्ट में ग्राफ को पैरेलल ले जाके छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये ग्राफ इसको कट नहीं किया, कहां कट करेगा, इंफिनिटी पे जाके कट करेगा। सिमिलरली इसको ऐसे छोड़ दिया गया तो इसका मतलब कहां कट करेगा, जाके इंफिनिटी। तो अब आप देख सकते हो, इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी डोमेन बताइए, तो देखिए ध्यान से इस फंक्शन की डोमेन। तो देखो जब आप 0 पर खड़े होते हो तो 0 पर कहीं भी ग्राफ दिखाई नहीं देता है। यहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में है x, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब आप सिमिलरली रेंज के देखिए, तो अगर आप y एक्सिस पर खड़े होगे तो ये वाली लाइन, 0 वाली लाइन कहीं भी ग्राफ को कट नहीं कर रही, ना इधर कट कर रही है ना इधर कट कर रही है। बाकी सभी जगह पर कोई लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज भी होगी, रेंज क्या मिलेगी आपको, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0।
डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x का। इसी के साथ आप लोग ग्राफ देख लीजिए y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 1/x स्क्वायर में देखो डिफरेंस क्या आएगा। जब x की वैल्यू 0 प्लस है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 0 को प्लस पुट करने पर स्क्वायर करोगे तब भी ये वैल्यू 0 प्लस रहेगी, यानी y की वैल्यू को हम टर्न कर रही होगी प्लस इंफिनिटी। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस क्या है, जब x की वैल्यू आप 0 माइनस लेंगे तो जब आप स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव नंबर 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। तो कोई भी नंबर अगर 0 से थोड़ा छोटा है तो वो निगेटिव होगा, लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो वैल्यू अभी भी 0 के क्लोज रहेगी लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो उस समय y की वैल्यू कहां टर्न कर रही होगी, प्लस में। तो इसमें चाहे हम x की वैल्यू 0 प्लस लें या x की वैल्यू 0 माइनस लें, दोनों केस में y की वैल्यू कहां टर्न करेगी, इंफिनिटी को। तो देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। बाकी दोनों सेम है, x की वैल्यू हम अगर प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे या माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे, x चाहे प्लस इंफिनिटी को टेंड करे या फिर x जो है माइनस इंफिनिटी को टेंड करे, y की वैल्यू दोनों ही केस में कहां टेंड करेगी, 0। देखो 0 प्लस 0 के राइट में ग्राफ कहां, इंफिनिटी, उसके बाद ये किधर चला जाएगा, इंफिनिटी पर 0 को अप्रोच करेगा। 0 के लेफ्ट में ये ग्राफ कहां हो जाएगा, इंफिनिटी को, और उसके बाद ये किधर अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। ये ओरिजिन। आपको अगर इसकी डोमेन कोई कहेगा तो फिर देख सकते हो x में बाकी कहीं भी खड़े हो ये ग्राफ मिलेगा, केवल ग्राफ कहां नहीं मिलेगा, जब आप ओरिजिन पर खड़े होंगे, यानी इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हम अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज देखोगे तो आप देखोगे ग्राफ x एक्सिस के बिलो कभी गया ही नहीं, और ये x एक्सिस को भी नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 भी नहीं मिल रही है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, लेकिन 0 पर क्या रहेगा, ओपन, यानी 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 1/x स्क्वायर के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपको y इक्वल टू 1/x क्यूब, y इक्वल टू 1/x पावर 5 इनके भी ग्राफ प्लॉट करने हो, यानी आप कह सकते हो y इक्वल टू 1/x पावर 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/x, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/x क्यूब। ये सारे ग्राफ इसी तरीके से प्लॉट होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी बोल सकते हो y इक्वल टू 1/x पावर 2n, n बिलोंग्स टू i प्लस y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, y इक्वल टू 1/x पावर 4, y इक्वल टू 1/x पावर 6। ये कोई भी ग्राफ अगर आपको प्लॉट करने के लिए कहे जाएंगे तो आप लोग उस तरीके से प्लॉट करोगे। तो इस तरीके से अब आप लोग y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, उनकी डोमेन भी लिख सकते हो, उनकी रेंज भी लिख सकते हो। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू अंडर x, अंडर x। देखो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि x अगर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो सकती है, 0 से लेके कहां तक जा सकते हो, इंफिनिटी तक। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0 से, पॉजिटिव साइड में ही ग्राफ रहेगा, निगेटिव साइड में ग्राफ नहीं रहेगा, केवल और केवल किधर मिलेगा, पॉजिटिव साइड में।
ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू √x का। आपसे कोई पूछेगा इसकी डोमेन, जैसा हमने पहले ही बता दिया कि कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 वैल्यू आप ले सकते हो। रेंज भी देख लो, तो जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 होगी और फिर ग्राफ कहां तक चला जा रहा है, इंफिनिटी तक, तो रेंज क्या हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। तो डोमेन हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। अब इससे मिलते जुलते का मतलब, जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2, y इक्वल टू x पावर 1/4, y इक्वल टू x पावर 1/6। ये सारे ग्राफ आपको प्लॉट करने हो तब आप इसको ये लिख सकते हो, y इक्वल टू x पावर 1/2n, y इक्वल टू x पावर 1/2n, 1/2n n बिलोंग्स टू i प्लस। ऐसे जितने भी ग्राफ होंगे सब इसी तरीके से प्लॉट होंगे। आप अगर चाहें कि y इक्वल टू x पावर 1/2 और y इक्वल टू x पावर 1/4 दोनों को सेम स्केल पर एक बार ड्रॉ करके देख लिया जाए कैसे डिफरेंस दिखाई देगा, तो देखो हमने एज्यूम कर लिया ये ग्राफ है y इक्वल टू x पावर 1/2। देखो x पावर 1/4, तो देखो जैसे आप कोई बड़ा नंबर लो, जैसे मान लो 16 लो, 16 की पावर अगर 1/4 करोगे तो 2 आएगा, और 16 की पावर 1/2 करोगे तो 4 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू लोगे, तो जैसा कि आपको मालूम है, बता चुके हैं कि 1 से बड़ी वैल्यू लेने पर बड़ी पावर पर बड़ी वैल्यू मिलती है, छोटी पावर पर छोटी वैल्यू मिलती है। और 0 से 1 में क्या होता है, उल्टा। 0 से 1 में क्या होगा, पावर अगर बड़ी है तो वैल्यू छोटी होगी, पावर अगर छोटी है तो वैल्यू बड़ी होगी। तो 1/2 पावर बड़ी है, 1/4 पावर छोटी है, इसका मतलब 0 से 1 में 1/4 का ग्राफ जो होगा वो अबव होगा, 1/2 का ग्राफ जो होगा वो बिलो होगा। और उसके बाद पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद 1/4 बिलो हो जाएगा और 1/2 अबव हो जाएगा। ये वाला ग्राफ y इक्वल टू x पावर 1/4 का। बस सिंपल याद रखना कि 0 से 1 के बीच में पावर अगर बड़ी है तो वैल्यू छोटी होगी, और पावर अगर छोटी है तो वैल्यू बड़ी होगी, और 1 के आगे पैटर्न चेंज हो जाएगा, यानी बड़ी पावर पर बड़ी वैल्यू, छोटी पावर पर छोटी वैल्यू। और इसी को बस दिमाग में रखते हुए सेम x एक्सिस और y एक्सिस यूज करते हुए आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग y इक्वल टू x पावर 1/2, y इक्वल टू x पावर 1/4, y इक्वल टू x पावर 1/6, कोई भी ग्राफ आपसे कहेगा आप ये सारे ग्राफ अब प्लॉट कर पाएंगे। नेक्स्ट है y इक्वल टू x पावर 1/3। जैसा देख सकते हो x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू निगेटिव पुट करने पर y की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दो जगह पर ये ग्राफ मिलेगा। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसे प्लॉट। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x पावर 1/3। इसमें आप देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, x की हर वैल्यू इंक्लूड हो रही है, सिमिलरली y की भी हर वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। कोई पूछेगा इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। इसी से रिलेट कर लेना कि y इक्वल टू x पावर 1/3 जैसे है, उसी तरीके से y इक्वल टू x पावर 1/5, y इक्वल टू x पावर 1/7, 1/9, इन सब के ग्राफ या जनरल वे में कह सकते हो y इक्वल टू x पावर 1/2n plus 1 and n belongs to I plus।
n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x पावर 1/3, 1/5, 1/7 इस तरीके से मिलते चले जाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ होंगे उन सब का नेचर ऐसा ही होगा। आप लोग सेम स्केल पर प्लॉट करना, जैसे y = 1/x³ और y = 1/x⁵ दोनों को सेम स्केल पर प्लॉट करना। बस ये ध्यान रखना कि 0 से 1 में, ध्यान रखिएगा 0 से 1 में जिसकी पावर कम उसका ग्राफ ऊपर, जिसकी पावर ज्यादा उसका ग्राफ नीचे। 1 के बाद जिसकी पावर ज्यादा उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा और जिसकी पावर कम रहेगी उसका ग्राफ नीचे हो जाएगा। -1 से 0 में उल्टा रहता है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इस जो आप यहां पर यूज कर रहे हैं उसका उल्टा यहां पर यूज हो जाएगा। तो आप लोग y = x पावर 1/3 और y = x पावर 1/5 दोनों ग्राफ सेम स्केल पे प्लॉट करिएगा। हम आपसे कह देते हैं नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, जब नोट करने की बात कहें तो आप वहां पर अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स जो भी इस पे बोर्ड पे लिखे गए हैं उनकी बेसिस पर आप नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, y = a पावर x। a पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। y = a पावर x, a > 0 एंड a ≠ 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो ग्राफ है वो दो तरीके से प्लॉट होता है, वो इस बेस पर डिपेंड करता है। a को क्या बोलते हैं, बेस, और x क्या बोलते हैं, पावर। तो ये डिपेंड करता है इस बेस पर। बेस की वैल्यू, एक केस होता है जहां पर बेस की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा केस होगा जहां पर a की वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में होगी। तो पहले हम लोग a > 1 का ग्राफ देख लेते हैं, फिर 0 से 1 का देख लेते हैं। देखो y = a पावर x, जब आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, a की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू जब आप 1 से बड़ी लेंगे, तो देखो जब यहां पर आप पुट करेंगे, मान लो यहां पे a की वैल्यू 2 पुट कर ली गई, तो 2 पावर 1 करोगे 2 होगा, 2 पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा, 2 पावर 4 करोगे 16 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। जब x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। समझिएगा, x को अगर बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसका उल्टा हो, x की वैल्यू बड़ी करने पर y की वैल्यू छोटी होने लगे, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे y की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा। x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो a पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इधर की तरफ, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली इधर देखो, जब आप x की वैल्यू निगेटिव साइड में लाओगे, मान लो यहां पे 2 पावर -1 करोगे तो 1/2, 0.5, 1 से छोटी वैल्यू होगी। फिर आप लोग अगली वैल्यू पुट करोगे तो और छोटी हो जाएगी। लास्ट में जब आप x की वैल्यू यहां -∞ पुट करोगे, तो जैसे लिखा जाए 2 पावर -∞, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 पावर ∞। और जब आप 2 की पावर ∞ करोगे तो ये वैल्यू ∞ को टेंड करेगी, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो -∞ पर ये वैल्यू कहां पर अप्रोच कर रही होगी, 0। वैसे ही पैरेलल ले जाके छोड़ देंगे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = a पावर x का। बेस क्या होना चाहिए, >1। इसकी डोमेन आप देख लीजिए, तो देख सकते हो डोमेन किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। कहीं भी खड़े हो जाओ, हर जगह पर ग्राफ मिलेगा। वर्टिकल चलोगे आप लोग तो आपको हर जगह ग्राफ मिलेगा।
तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज की बात करो तो देख सकते हो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के बिलो नहीं गया, इवन एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी वाई की वैल्यू 0 नहीं है, 10 हो रही है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 टू इंफिनिटी। जैसे आप लोगों को y इक्वल टू ई पावर x, y इक्वल टू ई पावर x, y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ अगर प्लॉट करने को कहा जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही जो होती है इसकी वैल्यू लाई करती है 2 और 3 के बीच में। और आपको मालूम है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अगर मान लो कि आपको जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में मिले, यानी बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो वहां पर देखना, जैसे मान लो हम ले रहे हैं 1/2, 1/2 को आप ये भी लिख सकते हो 0.5 की पावर 1 करोगे 0.5 मिलेगा, 0.5 की पावर 2 करोगे 0.25 मिलेगा, 0.5 की पावर 3 करोगे 0.125 मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे y की वैल्यू घटती चली जाएगी। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। जब x के बढ़ने के साथ y घटे तो ऐसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। यहां पर देखना x की वैल्यू 0 पुट करने पर तो वैल्यू 1 यहां भी होगी, लेकिन इस बार जैसे जैसे आप बढ़ोगे x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ छोटा होता चला जाएगा। यानी कुछ जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बेस 0 से 1 के बीच में लेंगे, मतलब वैल्यू 1 से जब छोटी होगी, तो जैसे जैसे हम लोग पावर को बढ़ाएंगे यानी x की वैल्यू पॉजिटिव साइड में बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप लोगों को फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलती चली जाएगी। जैसे मान लो 0.5 है तो 0.5 की पावर अगर 1 करते हैं तो वैल्यू 0.5 मिलेगी, 0.5 मतलब 1/2। 0.5 की पावर 2 करेंगे तो वैल्यू 0.25 मिलेगी, 0.5 की पावर 3 करेंगे तो 0.125, 0.5 की पावर 4 करेंगे तो 0.0625। यहां पर भी जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू तो 1 आएगी। तो ग्राफ क्या होगा? 0 के बाद, x इक्वल टू 0 के बाद ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। इधर देखिएगा, इधर जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में जब आप पुट करोगे 1/2 पावर माइनस इंफिनिटी तो देखोगे 2 पावर इंफिनिटी है, 2 पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो सकती है? इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। इक्वल टू मतलब होगा अप्रोच करेगी, इंफिनिटी तो वैसे अनडिफाइन होता है, तो इसकी वैल्यू कहां को? इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। किधर ये वैल्यू किधर चली जाएगी? इंफिनिटी। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, इधर इंफिनिटी से आएगा और फिर ये ग्राफ कहां को अप्रोच करने लगेगा? 0। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 0 कहां? 1। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़े, मतलब ऐसे, इस ग्राफ को बोलेंगे इंक्रीजिंग। ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू घटती चली जाए। देख सकते इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीजिंग को ऐसे। तो पीछे ग्राफ आपने प्लॉट किए हैं उनको भी आप चेक कर सकते हो उनमें से कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग था, कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग था। तो आप लोगों को ग्राफ में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वैसे तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ को देखकर आपको अब इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है y इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, y इक्वल टू log x
बेस ए। लॉग हमेशा किसी न किसी बेस पर डिफाइन होता है। यहां पर हम लॉग एक्स मतलब इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लॉग का, और ये बेस क्या लिया जाएगा, बेस ए। यहां पर देखो पहले कंडीशंस क्या क्या होती है। सबसे पहली, जिस नंबर का लॉग निकाला जा रहा है, जैसे यहां पर x का लॉग लिया जा रहा है तो x का पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरा, जिस बेस पर निकाला जा रहा है वो बेस जो होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां पर एक कंडीशन और ऐड होती है, बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो केस बनते हैं। पहला केस है जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की हो। देखो, जब हम लोग x की वैल्यू यहां पे 0 पुट करते हैं तो log 0 जो होता है वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है। जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो log 1 जो होता है वो 0 होता है, और उसका जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी। जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और इस तरीके से प्लॉट होता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू log x बेस a का, कब, जब बेस क्या है, ग्रेटर देन 1। ये ओरिजिन है। आप इसकी डोमेन देखिए तो जैसा देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 0 के बाद ही ग्राफ मिल रहा है, तो डोमेन हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। हम अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो देखो ग्राफ इधर माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, इधर ग्राफ कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आपको y इक्वल टू log x बेस e, जिसको हम लोग ln x भी लिख देते हैं, y इक्वल टू log x बेस 10। कोई भी ग्राफ प्लॉट करनी हो, चाहे भाई y इक्वल टू log x बेस e का या y इक्वल टू log x बेस 10 का, क्योंकि दोनों में ही बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, इंक्रीजिंग, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। नेक्स्ट है, हम लोग अगर बेस की वैल्यू ले लें 0 से लेके 1 के बीच, बेस 0 से 1 के बीच में जब ड्रॉ होगा तो जैसे आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था, बेस ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग, बेस 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग। सिमिलरली यहां पर भी जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, यानी इस बार ग्राफ इंफिनिटी से आएगा और फाइनली ये ग्राफ कहां को चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। ये पॉइंट अभी भी क्या रहेगा, 1,0, और ये दो ओरिजिन है। इस फंक्शन की भी आप डोमेन देखेंगे तो देख सकते हैं ये ग्राफ भी 0 के आगे डिफाइन है, तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। जैसे हम लोगों से कोई कहे प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 0.5, log x बेस 0.5, क्योंकि देख सकते हो कि यहां पर जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 1 से छोटा है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग, यानी इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उनकी डोमेन बता सकते हैं, उनकी रेंज बता सकते हैं, उनका नेचर बता सकते हैं। जैसे यहां पर नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग, यहां पर नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। जितने भी ग्राफ अभी तक प्लॉट कर रहे हैं ये सब बेसिक ग्राफ रिज्यूम किए जाते हैं। बेसिक ग्राफ से क्या मतलब होगा, मतलब ये ऐसे ग्राफ माने जाते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। ये ग्राफ जब भी इनकी बात हो तो ये ग्राफ आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। इनका कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं, कैसा नेचर होता है, क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। इसी बेसिक ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू सिग्नम x।
सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सिग्नम एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो बस सिग्नम एक्स की आप देख सकते हो, अगर इसका यूज करोगे तो देख सकते हो सिग्नम एक्स की केवल और केवल 3 ही वैल्यूज ही मिलती है। कैसे? देखो, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले ली जाए, x ग्रेटर देन 0, तो जब आप यहां पे पुट करोगे तो ये मॉड जो होगा प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर लिया जाए, यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट किया जाए और उसका सिग्नम लिया जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 पर तो आपकी डिफिनीशन अलग से दी ही गई, 0 जब लेना है इसकी वैल्यू क्या लेनी है 0। और जब x की वैल्यू नेगेटिव लोगे, x लेस देन 0, देखो जरा यहां पे जब x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करोगे तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, और जब माइनस के साथ ओपन होगा तो x कैंसिल होंगे लेकिन माइनस बचा रह जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। तो सिग्नम x की केवल और केवल 3 वैल्यूज, यानी इसकी रेंज में केवल और केवल 3 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? -1, 0 और 1। इसको जब ड्रॉ करना होगा तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो कैसे ड्रॉ कर, देखो ध्यान दो। जब हम लोगों को x की वैल्यू 0 के राइट में लेनी है, यानी 0 से बड़ी लेनी है, पॉजिटिव 0, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी y इक्वल टू 1। ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 ली जाएगी तो 0, ये इस पॉइंट पर 0। और जब x की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, यानी x नेगेटिव साइड में आएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, कहीं भी रखो तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -1। तो देख सकते हो, डोमेन की अगर बात करेंगे तो डोमेन तो सभी जगह पर डिफाइन है, यानी डोमेन तो इसकी क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर। लेकिन जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज में केवल और केवल 3 पॉइंट, कौन कौन से? -1, 0 एंड 1, बस। तो इसकी रेंज में केवल 3 पॉइंट है, -1, 0 एंड 1, और इसकी डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम अभी आपको केवल और केवल बेसिक ग्राफ बता रहे हैं, इन सबके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं, लेकिन ये सब हम आपको आगे बताएंगे। आप देखिए इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स का यूज करते हैं और इसी को बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? जब भी कोई नंबर इस बॉक्स के अंदर रखते हो तो उसमें से वो वैल्यू निकल कर आती है जो उस नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम 2.5 लें तो 2.5 में इसको आप लिख सकते हो 2 + 0.5, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कितना है 2। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सिंपल वे में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो तो आप देख लो कि वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है, तो उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपसे कहे कि 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको जैसा मालूम है कि 1.7 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा, ये आपका 1.7 हो जाएगा। तो 1.7 का अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.2 को डिफाइन करें,
इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला काम ये हो जाएगा कि आप लोग देखिए कि -3.2 जो होगा वो किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा। तो देखो -3 एंड -4। -3.2 वो इधर नहीं आएगा, इस जगह पर, ये आपको हो जाएगा -3.2। तो आपसे कोई पूछेगा कि -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि -3.2 -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें छोटा इंटीजर कौन सा है, -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि उसमें सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होगा, ध्यान रखिए छोटा वाला, जो छोटा वाला इंटीजर होगा वही उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो इसकी वैल्यूज को, x की वैल्यू अगर -2 से लेके -1 के बीच में दी है, ध्यान रखिएगा, -2 पे हमने क्लोज किया है, -1 पर ओपन किया है। तो x की कोई भी वैल्यू जो कि -2 से -1 के बीच में होगी तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2 हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में लेंगे, हम -1 देखो, हम -1 पे क्लोज कर रहे हैं, जैसे यहां पे -2 पे क्लोज किए, -1 पर ओपन किए, क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, लेकिन जब -1 पुट कर दोगे तो उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, -2, इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, ओपन। अब यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लेंगे तो -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1। आप -1 को भी लोगे तभी वैल्यू क्या मिलेगी, -1, लेकिन 0 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब 0 को लोगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ले लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम लोग x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में ले लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, देखो कैसे प्लॉट करेंगे। देखो, जब हम लोग x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में रख रहे हैं, पहले यहां पे समाप्त कर लेते हैं, 0, ये 1, ये 2, सिमिलरली ये -1, ये -2, यहां पे मान लो हम 3 पुट कर ले रहे हैं। देखो यहां पर ध्यान, जब हमने x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में ली, ये वाली, ये -2 और ये -1, तो उस समय y की वैल्यू देखो क्या है, -2, यानी हम लोग उस समय जो लाइन ड्रॉ करेंगे -2 से लेके -1 के बीच में हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू -2, ये वैल्यू यहां पे -2, ध्यान रखिएगा। अब देखो, जहां पर जिस पॉइंट को इंक्लूड करना होता है, -2 को इंक्लूड करना है, तो यहां पे हम लगा देंगे डॉट। डॉट का मतलब है कि -2 वैल्यू अटेन हो रही है। -1 को एक्सक्लूड करना है, -1 यहां पे नहीं लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जब -2 से -1 की बात कर रहे हैं तो वैल्यू -2 है, तो इसमें -1 पर देखो ओपन है, जब ओपन रहेगा तो यहां पे क्या लगा देंगे, एरो। नेक्स्ट आप देखिए, जब हम x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में ले रहे हैं, ये है -1 और 0, जब हम -1 और 0 के बीच में ले रहे हैं तो ग्राफ की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी है, -1। उस समय हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू -1, ये लाइन, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। यहां पे -1 पे डॉट लगाना पड़ेगा और 0 पर एरो, क्योंकि -1 को हमने इंक्लूड किया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट है 0 to 1, जब हम 0 to 1 की बात करेंगे तो देख सकते हो कि वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई, यानी हम लोग कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 0, ये लाइन होती है आपकी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइन। 1 पर हम लोग क्या लगाएंगे, एरो, और 0 पर क्या लगाएंगे, डॉट। सिमिलरली जब हम 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 ये इंटरवल, 1 और 2 के बीच में देखो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1, तब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 1। 1 पे हम लोग क्या लगा देंगे, डॉट, 2 पे क्या लगा देंगे, एरो, ये हो जाएगी y इक्वल टू 1। मान लो हम 2 से 3 में देखना चाहें, 2 से 3, तो 2 से 3 में आपको मालूम है 2 हो जाएगी वैल्यू, तो हम लोग y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां पर ये वैल्यू 2 हो जाएगी।
2 पे हम लोग डॉट लगा देंगे, 3 पर एरो लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देख सकते हो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे आप लोग घर में स्टेयर्स देखते हो, तो इसको हम लोग स्टेयर केस ग्राफ भी बोलते हैं। अब देखो जरा इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं x के किसी भी पॉइंट पर, x एक्सिस पर कहीं भी खड़े हो, मान लो 2 पे खड़े हो, देखो 2 पर यहां पर वैल्यू नहीं है लेकिन यहां पर वैल्यू है, 1 पर इस जगह पे वैल्यू नहीं लेकिन इस जगह पे वैल्यू है, यानी आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर आपको वैल्यू मिल रही है। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि ग्राफ नहीं मिलेगा। लेकिन रेंज अगर देखिए तो रेंज में आप देखो केवल y की कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है, -2 वैल्यू मिली, -1 मिली, 0 मिली, 1 मिली, यानी रेंज में केवल और केवल -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो रेंज में केवल और केवल कौन सी वैल्यू आ गई, इंटीजर्स। तो रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, इसको जब हम इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखेंगे तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। 0 पे क्लोज किया गया है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 पर ओपन किया गया है, इसका मतलब वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप 1 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो जैसा देख सकते हो इसमें केवल और केवल इंटीजर है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0 होगा। कोई आपसे पूछेगा 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट। कोई आपसे कहेगा 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो जैसा देख सकते हैं इसमें 2 इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.7। आपसे कोई कहेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक रिजल्ट भी ध्यान रखिएगा। किसी भी नंबर x में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और दूसरा उसमें होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आप किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर सकते हैं, करना होगा तो आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जैसे -1.3, तो -1.3 का जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है तो देखो क्या लिखोगे, क्या फार्मूला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x की वैल्यू कितनी है, -1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3। -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो -1.3 -2 और -1 के बीच में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। तो -1.3 -2, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी मिली, 0.7। तो गलती से इसका फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आप 0.3 मत लिख दीजिएगा या -0.3 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 आपने फाइंड किया, तो इसका आंसर कितना है, 0.7। अब आप देखिए हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी नंबर में 2 चीजें होती हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर हम लोग 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करेंगे, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है,
ये सीधे सीधे 0.1 हो जाएगा, 0.2 का 0.2 हो जाएगा, 0.9 का 0.9 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचेंगे फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0। देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 का भी फ्रैक्शनल पार्ट लिखोगे, 0 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो 0 पर वैल्यू 0 होगी, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 0.1 पर 0.1, 0.2 पर 0.2, 0.3 पे 0.3, इसका मतलब ये वैल्यू इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन y x होगी। क्यों y x होगी? वो इसलिए y x होगी क्योंकि जो x की वैल्यू पुट कर रहे हो वही y की वैल्यू मिलती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचते हैं, देखो 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जा रहा है 0, यानी यहां पर एरो लगा दोगे 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर से ये वैल्यू उसी तरीके से फिर से 0 से स्टार्ट होगी, फिर से 1 तक जाएगी, फिर से 2 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से फिर ये 2 पे 0 से स्टार्ट होगी, 1 तक जाएगी और 3 पे जैसे ही पहुंचेगी फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे इधर इसी तरीके से इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। -1 पे वैल्यू 0 होगी, 0 तक वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही 0 पहुंचेगी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली -2 पे वैल्यू 0 होगी और फिर जब -1 तक पहुंचेगी तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। -2 से -1 में वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी, फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर 0 से 1 तक जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। ये ग्राफ हो जाता है y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x की सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ आपको मिल रहा है, इसलिए इसकी डोमेन क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर। हम अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ग्राफ में भी देख सकते हो y 0 और y 1 लाइन के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ये लाइन जो आपकी है ऊपर, ये लाइन है आपकी y 1, तो रेंज हो जाएगी 0 to 1। 0 वैल्यू अटेन होती है, 1 वैल्यू अटेन नहीं होती, तो 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन। यहां पर एक और नई चीज देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि ये यूनिट जो 0 से 1 के बीच की यूनिट है, ये अगर हम इस यूनिट को उठा लें और इसी यूनिट को यहां ले जाके पुट करें तो 1 से 2 में, तो सेम यही यूनिट यहां पर दिखाई देगी। इसी यूनिट को उठा के अगर हम यहां पर पुट करें तो यहां भी दिखाई देगी। सिमिलरली इसको यहां पुट करें तो यहां भी दिखाई देगी। जब एक ही यूनिट को रिपीट कर करके बार बार हम पूरे ग्राफ को प्लॉट कर पाते हैं, जैसे यहां देख पा रहे हो कि इतनी यूनिट 0 से 1 के बीच की जो ये यूनिट है, ये वाली यूनिट, इसी को अगर हम रिपीट करते चले जाएं तो पूरा का पूरा ग्राफ हमको मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं पीरियोडिक। एक नया नाम जुड़ा, पीरियोडिक। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जितने टाइम के बाद, यहां पर देखो कितना इंटरवल है 1, जितने इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, या बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। और फंडामेंटल टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना है 1। यहां पर कैपिटल टी का जो यूज किया जा रहा है, कैपिटल टी को हम लोग किससे यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अभी आप लोग इन सारे नाम को बस जान लीजिए, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी हम लोग टाइम पीरियड पूरा फंक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ग्राफ अगर आपके सामने प्लॉट कर दिया गया हो और उस ग्राफ को देखकर आपको ये बताना हो कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, ये अब आप लोगों को आना चाहिए। जैसे अब आप फ्रैक्शनल पार्ट का बेसिक ग्राफ आप जान चुके हो, तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, तो आप बोलोगे है पीरियोडिक। कोई पूछेगा क्यों पीरियोडिक है, तो आप बोलोगे अगर हम यहां से 0 से 1 के बीच की जो ये यूनिट है, 0 से 1 के बीच की इस यूनिट को अगर हम उठा लें और इसी को रिपीट करते चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट होता चला जाएगा, इधर की तरफ भी इधर की तरफ भी।
तो वो छोटी सी यूनिट, यहाँ पे छोटी सी यूनिट कौन सी, 0 से 1 के बीच की, इसी यूनिट को बार बार रिपीट करके हम पूरे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको रिपीट कर हम पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, उसके इंटरवल को फंडामेंटल टाइम पीरियड। और अगर रिपीटिशन हो रहा होता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1, यानी इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, 1। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।